Assalamualaikum, dear students. You are welcome to second year class. Today we will start the chapter number 15, topic homeostasis. The word homeostasis literally means same conditions. Homeostasis means the protection of internal environment from the harms of fluctuation in external environment. The word fluctuation means changes in the environment. Every living organism live in a narrow range of environment which should be maintained constant or nearly constant because the internal systems of organisms are adapted to work in that range. Therefore, it is necessary to keep the internal environment constant or nearly constant. Any change in this environment may be affected on the organism badly. Therefore, the environment should be kept constant. The factors of the external environment which can be changed are water, solutes, and temperature. Every living organism should have to maintain the concentration of water, solutes, and temperature at specific level to regulate its body and for its survival. There are three types of regulations which living organism usually have to take place. Number 1, osmoregulation, number 2, thermoregulation, and number 3, excretion. osmoregulation, osmo मीन वाटर, ठीक है। तो वाटर की या पानी की जो रेगुलेशन है या पानी की और साल्ट्स की कंसंट्रेशन को एक ख़ास रेंज में मेंटेन रखना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। दूसरा है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो मीन टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो है हर ऑर्गेनिज्म का वो एक ख़ास फिक्स पॉइंट पर होता है। उस टेम्परेचर की थोड़ी सी रेंज होती है जो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली टेम्परेचर की चेंजेस की निस्बत बहुत कम तब्दील होता है और उस टेम्परेचर की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। द एंजाइम्स जो हैं वो बॉडी के एक इस ख़ास टेम्परेचर पर काम करने के लिए बनाए गए होते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर उस ख़ास रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम नहीं कर सकते और लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। तीसरा जो रेगुलेशन है वो एक्सक्रीशन कहलाती है और एक्सक्रीशन जो है वो मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट के बॉडी से रिमूव करने से रिलेट करती है। आगे है होम्योस्टेसिस का रोल एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन जो है उसके प्रोसेस में भी होम्योस्टेसिस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होती है उसी तरह से होम्योस्टेसिस प्रोसेस भी चेंज होते जाते हैं और एवोल्यूशन के ज़रिए ऑर्गेनिज्म नए माहौल के मुताबिक अपने अंदर अडाप्टेशन पैदा कर लेते हैं। ठीक हो गया। होम्योस्टेसिस के मैकेनिज़्म को परफॉर्म करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, रिसेप्टर्स जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं और उसको दूसरे कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर उस स्टिमुलस के मुताबिक प्रोसेस करता है और तीसरे पार्ट जो कि फैक्टर्स होते हैं उनको मैसेज भेजता है जो उसके मुताबिक अपना एक्शन शो करते हैं और जो एक्सटर्नल चेंजेस होती हैं उसके मुताबिक बॉडी के अंदर फंक्शंस करते हैं और उसके मुताबिक बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम जो है वो 2 तरह के होते हैं, फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम। फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम वो हैं जो हम आम तौर पे मशीनरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घर में फ़र्ज़ करें एसी लगा हुआ है तो उस फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम के 3 हिस्से होंगे। एक सेंसर जो टेम्परेचर में होने वाली तब्दीलियों को नोट करेगा, फिर वो उसके सेंट्रल
पार्ट को भेजेगा वो मैसेज, और वो उसके मुताबिक इफ़ेक्टर्स को जो कि एसी का फ़ैन है या कूलिंग सिस्टम है ऑर्डर करेगा कि इस हाई टेम्परेचर को लो करने के लिए अपना एक्शन करे। बिल्कुल इसी तरह लिविंग सिस्टम के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। एक सेंसर्स जो कि थर्मो या हार्मो रिसेप्टर्स होते हैं, दूसरे कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन होता है, और तीसरा इफ़ेक्टर्स जैसे कि अगर हाई टेम्परेचर होता है तो वो ब्रेन को इफ़ेक्टर्स या सेंसर जो हैं वो मैसेज भेजते हैं, जिसके मुताबिक ब्रेन जो है वो इफ़ेक्टर्स या स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर देता है और बॉडी के ऊपर स्वेटिंग शुरू हो जाती है, जिससे बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। नीचे दी गई डायग्राम में एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में 2 सेल दिखाए गए हैं। ये सेल के अंदर ये मैकेनिज़्म होता है जिसको हमने कंट्रोल सिस्टम दिखाया है। ये कंट्रोल सिस्टम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली बहुत बड़ी तब्दीली के मुकाबले में सेल के अंदर जो है इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट में और इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में बहुत कम तब्दीली पैदा करता है, जिसकी वजह से सेल जो है अपने आप को मेंटेन रखता है। बिल्कुल यही सिस्टम जो है जो एक सेल में होता है वही पूरे ऑर्गेनिज़म में होता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म जो है वो बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। फीडबैक मैकेनिज़्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ख़ास टाइम के बाद एक रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने टेम्परेचर की मिसाल लेते हैं कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो ब्रेन स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर करता है और स्वेटिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाती है। जब बॉडी कूल डाउन होकर अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है तो फिर वो सेंसर्स जो हैं वो ब्रेन को ऑर्डर देते हैं कि अब टेम्परेचर कूल डाउन हो गया है और स्वेटिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म भी ऑस्मो रेगुलेशन और होम्योस्टेसिस में एक ख़ास रोल प्ले करता है।